तो शुरू करते हैं ग्रेविटेशन में। नेक्स्ट टर्म हमारी होगी ग्रेविटी, जो हमने डिस्कस करनी है। अब ग्रेविटी की अगर बात करते हैं तो हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स, दो मासी बॉडी के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स किया था। क्या किया था कि जैसे ये मासी बॉडी है जिसका मास m है, दूसरी मासी बॉडी जिसका मास स्मॉल m है, ये दोनों एक दूसरे को एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, जो फोर्स इन दोनों बॉडी के सेंटरों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग लगता है, जिसको हमने नाम दिया था ग्रेविटेशनल फोर्स का। ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, अब इन दोनों मासी बॉडी में से एक बॉडी को हम क्या कर लेते हैं, अर्थ कंसीडर करते हैं, मतलब फिक्स कर दिया, अर्थ फिक्स हो जाती है। तो अर्थ का जो भी अब ग्रेविटेशनल पुल होगा, मतलब अब हम अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे किसी दूसरी मासी बॉडी पे, तो जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल होगा किसी दूसरी मासी बॉडी पे, उसको नाम दिया जाएगा किसका, ग्रेविटी का। ठीक है, अब जैसे अगर बात करते हैं ग्रेविटी की, तो जो ग्रेविटी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ बॉडी इज अ मेजरमेंट ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी। समझे, जैसे मान लिया हम कंसीडर करें, ये हमारी अर्थ हो जाती है, अर्थ के सरफेस पे हमने कोई बॉडी कंसीडर की जिसका मास क्या है, स्मॉल है। अगर इसका डिस्टेंस अगर काउंट करते हैं अर्थ के सेंटर से r है, तो यहाँ ग्रेविटेशनल पुल जो लग रहा है वो क्या लगेगा, कैपिटल G m स्मॉल m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो ये हमारे पास ग्रेविटेशनल पुल लग जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब इस केस में ये टर्म क्या होगी, कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट, रेडियस ऑफ अर्थ इज कांस्टेंट। तो ये जो कांस्टेंट टर्म होगी, दिस इज कॉल्ड g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसको अगर यूज करते हैं तो हमारे पास ये फोर्स का फॉर्मूला बनकर क्या आ जाएगा, Gm, तो दैट इज mg। तो इट मींस यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो क्या होती है, मेजरमेंट ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। नेक्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटी दोनों के बीच में हमने थोड़ा डिस्कस करना है। ठीक है, अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, किन्हीं यूनिवर्स की किन्हीं भी दो मासी बॉडी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको हमने ग्रेविटेशनल फोर्स काउंट किया। यूनिवर्स में कोई भी दो जो है मासी बॉडी काउंट होगी। ठीक है, लेकिन अगर ग्रेविटी में बात करते हैं तो उसमें एक बॉडी फिक्स हो जाती है, अर्थ। अर्थ किसी दूसरी मासी बॉडी को कितने फोर्स के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, उसका ग्रेविटेशनल पुल कितना है अर्थ का, तो उस केस में उसको क्या बोला जाता है, ग्रेविटी बोला जाता है। और सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा दो मासी बॉडी के बीच में, उसका फॉर्मूला हमने न्यूटन लॉ में डिस्कस किया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में डिस्कस किया। तो F इज इक्वल टू जी m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यहाँ दोनों m कैपिटल है, इस मासी बॉडी का मास हो गया, स्मॉल m दूसरी मासी बॉडी का मास हो गया, r क्या है, दोनों मासी बॉडी के बीच का डिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, अब अर्थ के केस में अगर बात करें, जो ग्रेविटी हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ अगर बात करें कि जैसे हमने अर्थ कंसीडर की, अर्थ के सरफेस पे कोई मासी बॉडी रखी है, तो डिस्टेंस काउंट होगा रेडियस इक्विवेलेंट टू द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला ये रहेगा। तो जो ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म अगर हम इसमें क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू रखते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24, ये पुट करते हैं, मास ऑफ बॉडी एज इट इज रहने देते हैं m, और डिवीजन में पहुंचाते हैं रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर 6.4 इंटू 10⁻6 ओवरऑल राइज टू पावर 6। तो अब इस मैथमेटिकल टर्म को अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा 9.8। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन जो होगी वो एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन होती है वही होती है, तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की कही जाएगी। तो इसकी वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू जी हो जाती है, जिसको हम यहाँ काउंट करते हैं इन फॉर्म ऑफ वेट ऑफ द बॉडी। तो ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला क्या, mg। देन नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं, जो दो मासी बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जीरो कब होगा, अगर उन बॉडीज के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाए, इन्फिनिटी, क्योंकि इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये इन्फिनिटी होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। बट इन केस ऑफ द ग्रेविटी की अगर बात करते हैं तो ग्रेविटी कहाँ जीरो होगी, अर्थ के सेंटर पर जाकर जीरो होगी। ये पॉइंट जो है हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी टर्म होगी, वेरिएशन ऑफ द जी विद द एल्टीट्यूड, मतलब हाइट के साथ जी की वैल्यू कैसे वेरी करती है, डेप्थ के साथ कैसे वेरी करती है, उसमें हमारा पॉइंट ये क्लैरिफाई हो जाएगा कि जी की वैल्यू अर्थ के सेंटर पर जीरो कैसे होती है। नेक्स्ट टर्म करते हैं, नेक्स्ट टर्म क्या है, रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज जी एंड जो ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट हमने लिया था जी, उन दोनों के बीच में मैथमेटिकल रिलेशन। तो कंसीडर करते हैं, दैट इज कंसीडर प्लेनेट। हमने कंसीडर किया प्लेनेट, ठीक है, जिसका मास जो है m है, ठीक है, उसके सरफेस पे हमने बॉडी कंसीडर की जिसका मास है स्मॉल m, इसका रेडियस अगर काउंट करें तो से r है, तो ये डिस्टेंस भी r ही होगा।
अगर न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो इन दोनों मासिव बॉडी के बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, इस फॉर्मूले से दिया जाएगा F इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m डिवीजन में जाएगा r स्क्वायर से। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। देन अगर मान लीजिए आप इस मासिव बॉडी को और कंसीडर करते हैं तो उस केस में ग्रेविटी पुल क्या होगा, विच इज आल्सो फोर्स इज गिवन बाय व्हाट mg। बाय कंपेयरिंग दीस टू इक्वेशन, दोनों फोर्सेस को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा mg इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवीजन में जाए r से। स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट बन के आया स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब एक बात करते हैं, जैसे अगर मान लिया हम अर्थ की बात करें तो अर्थ के केस में इन सभी पैरामीटर्स की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो उसकी वैल्यू g की वैल्यू अगर हम बात करते हैं अर्थ के लिए, अगर आप ये अर्थ के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो ये सभी पैरामीटर्स, ये तो यूनिवर्स सभी प्लेनेट के लिए सेम ही रहेगा। मास जो है प्लेनेट टू प्लेनेट वेरी करेगा तो m की वैल्यू अलग अलग होगी। अर्थ के मास की वैल्यू करते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ की बात करते हैं तो g की वैल्यू जो आएगी वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी, ठीक है। तो अब जैसे प्लेनेट का मास और रेडियस, जैसे डिफरेंट प्लेनेट के रेडियस जो अलग अलग है, मासेस अलग अलग है, तो g की वैल्यू अलग अलग प्लेनेट के लिए क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी, ठीक है। जैसे सन की अलग होती है, मार्स की अलग होती है, अर्थ की अलग होती है, दैट्स ऑल। यस, जो हमने आज पढ़ा उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की सर्कल और इलिप्स की। सर्कल में हमने बताया लोकस ऑफ ऑल इक्विडिस्टेंट पॉइंट फ्रॉम अ सेंटर पॉइंट लाइज इन द सेम प्लेन, जिसकी इक्वेशन x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बनी थी। अगर इस सर्कल को हम ओरिजिन से ड्रा करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है, तो ये हमने पहले पॉइंट डिस्कस किया। पहला पॉइंट हमारा ये था इलिप्स, इसकी फ्लैटेड शेप जो होगी इसको स्ट्रेच कर देते हैं तो इलिप्स की फॉर्मेशन होती है, जिसमें सेंटर पॉइंट एक ही होगा बट उसके फोकस पॉइंट दो होंगे। ये फोकियाई थे F1 और F2। एक फोकियाई पोजीशन पर सन प्रेजेंट होता है और प्लेनेट बेस इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, ऐसा हमने पढ़ा, ठीक है। अब ये ओरिजिन पॉइंट हो जाता है, ठीक है, ये प्लेनेट की पोजीशन हो जाती है सेम। यहाँ भी प्लेनेट प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ भी प्लेनेट प्रेजेंट हो सकता है। मान लीजिए आप इस पॉइंट को क्या कह रहे हो, P पॉइंट कह रहे हो इस पोजीशन को। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्लैटनेस मेजर करती है एलिप्स की, कि दोनों फोकियाइयों के बीच में कितनी दूरियां होंगी। जो एलिप्स जितना मोटा होगा उतनी ज़्यादा इनके बीच में दूरियां होंगी। और मैथमेटिकली इसको अगर डिफाइन करते हैं इनको, तो ये हमारे पास SO और जो OP इन दोनों डिस्टेंसेस का रेशियो होगा। तो यहाँ से हमने SO सोल्व किया था तो SO सन और जो ओरिजिन पॉइंट है इलिप्टिकल ऑर्बिट का, उनके बीच का डिस्टेंस यही आया। तब जब जो प्लेनेट है सन के पास होता है उसे प्रीहिलियन काउंट किया, प्रीहिलियन पास, तो मिनिमम डिस्टेंस बना। मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकाला, a, इस टोटल डिस्टेंस a जो सेमी मेजर एक्सिस का डिस्टेंस था a, उसमें से हमने सन और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस घटा दिया। ये हमारे पास a था, ठीक है। a में से a घटाया तो ये रिजल्ट आया। जब प्लेनेट जो है इस a पोजीशन पर प्रेजेंट होता है, यहाँ अगर बात करते हैं इस पॉइंट पर प्रेजेंट होता है तो डिस्टेंस लार्जेस्ट हो जाता है, मैक्सिमम डिस्टेंस। इसको फाइंड आउट किया, कैसे फाइंड आउट किया, दिस इज a, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, और AE इन दोनों को जोड़ा r मैक्सिमम आया। तो यहाँ से हमने जो सोल्व किया था तो ये रिजल्ट क्या बना, a कॉमन लिया 1 माइनस ऑफ e, यहाँ से a कॉमन लिया 1 प्लस ऑफ e। फिर उसके बाद हमने फाइंड आउट किया था r मिनी बाई r मैक्स का रेशियो, या r मैक्स बाई r मिनी भी कह सकते हो। जैसे मिनिमम में ऊपर चला जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस क्या है, a इंटू 1 माइनस ऑफ e, a इंटू 1 प्लस ऑफ e, कैंसिल आउट हुआ। मैक्स मिनी करेंगे तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा, रिजल्ट विल बी सेम। देन हमने फाइंड आउट किया मैथमेटिकल रिजल्ट इसेंट्रिसिटी का। इसेंट्रिसिटी का फाइनल रिजल्ट E इज इक्वल टू अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ माइनस स्मॉलर डिवाइडेड बाय बिग स्क्वायर, ऐसे कुछ हमने बताया था। ये स्मॉलर होगा जो सेमी माइनर एक्सिस है वो डिस्टेंस, और ये सेमी मेजर एक्सिस का डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं जब इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन इसके पास घूमता है, सन के अराउंड, सॉरी, जब कोई प्लेनेट सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो जब उसके पास होता है तो उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम लगता है, और वही ग्रेविटेशनल फोर्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं, वहाँ से हमने कंक्लूड किया कि जब उसके पास होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। जब फर्देस्ट पॉइंट पर होगा दूरियां ज़्यादा होंगी, इंटरेक्शन कम होगी, मीन्स फोर्स कम होगा। फोर्स कम होगा तो वहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड भी कम होगा, तो दैट्स व्हाई वेलोसिटी भी क्या होगी, मिनिमम होगी। ये पॉइंट भी हमने डिस्कस किया।
इसी में अगला पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि कोई प्लेनेट कंसीडर करते हैं, वो क्या करते हैं, इसका टोटल राउंड ट्रिप करता है, एक राउंड जो है पूरा करता है, उसके लिए टोटल टाइम पीरियड क्या रहेगा, टी रहेगा। और जो लाइन सन और उस प्लेनेट को जोड़ रही है वो टोटल इलिप्टिकल जो ये शेप बनी हुई है उस टोटल एरिया को कवर अप करेगी। तो मीन्स उसने जो एरिया कवर अप किया टी टाइम में वो क्या हो गया, एरिया ऑफ द इलिप्स दैट इज गिवन बाय व्हाट, पाई ए बी। ये इलिप्स के लिए एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। तो फिर हमने बताया था कि जो एरियल वेलोसिटी होगी, एरियल वेलोसिटी क्या होगी एक प्लेनेट की, विच इज गिवन बाय डी ए डिवाइडेड बाय डी टी। तो टोटल एरिया कितना हुआ, पाई ए बी, एंड टोटल टाइम टेकन कितना है, टी। तो ये हमारे पास एरियल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आया था। नेक्स्ट टर्म जो हमने डिस्कस की थी वो डिस्कस की थी ग्रेविटी। ग्रेविटी को हमने काउंट किया ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल होगा उसे ग्रेविटी काउंट किया जाता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अगर अर्थ की बात करते हैं, सो दिस इज अर्थ, कुछ मासेस हैं, इसके सरफेस पे एक मासी बॉडी रखी है जिसका मास स्मॉल m है, तो ये ग्रेविटेशनल पुल लगेगा अर्थ का। तो जो ये पैरामीटर होगा ये टोटल क्या होगा, कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ कांस्टेंट हो गया। इस कांस्टेंट की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो हमारे पास आती है जी, मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कुछ आएगी, ये m एज इट इज। तो इस केस में इस ग्रेविटेशनल पुल को काउंट किया जाता है एज अ वेट ऑफ बॉडी, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया, नेक्स्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया कि जो ग्रेविटी है और ग्रेविटेशनल फोर्स है उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस था। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है किन्हीं भी दो मासी बॉडी के बीच में लगता है, ठीक है, लेकिन ग्रेविटी क्या होगी, उसमें एक बॉडी हम फिक्स कर देते हैं। अर्थ के केस में जो ग्रेविटेशनल पुल होगा उसे ग्रेविटी किया बोला जाता था, ठीक है। फिर इसमें मैंने बताया कि ग्रेविटी जो है वो अर्थ के सेंटर पर जीरो होगी और ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होने के लिए दोनों मासी बॉडी के बीच में क्या होना चाहिए, डिस्टेंस इन्फिनिटी होना चाहिए, ठीक है। दैट्स ऑल।